चलिए एक बार फिर से मैं बता दूं, देखिए ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, ध्यान दीजिए इधर, पूरा सीरीज आपको पता होना चाहिए, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, सिंपल बात है। डीएनए साइड में पड़ा हुआ है यहाँ पे अभी, ठीक है। अब अगर डीएनए लिपट गया 1.25 टन, ध्यान दीजिएगा इधर, कैसे, 1 टन 2 टन होने वाला था, बाहर निकल गया 1.25 टन। ये स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया, न्यूक्लियोसोम। ये एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है। डायमीटर इंपॉर्टेंट है, इसकी डायमीटर कितनी है, 10 नैनोमीटर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको मैं 12th लेवल से डीएनए पैकेजिंग पढ़ा रहा हूँ, आगे आप आगे हायर लेवल पे आप और भी बातें पढ़ोगे, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप से डीएनए पैकेजिंग होता है, लेकिन आपके 12th लेवल पर ये मोर देन सफिशिएंट है। न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर। अब आगे आइए, यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। मैं कनेक्ट कर दूं, मैं उसका ध्यान नहीं रख रहा हूँ कितना आया नहीं आया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पिछला मीटिंग में डिस्कस कर ही चुके हैं। इसकी डायमीटर कितनी हुई, अभी भी 10 नैनोमीटर ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, कई सारे डीएनए आपस में एक लूप बनाए पहले, मतलब कई सारे न्यूक्लियोसोम, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ऐसे ऐसे लिंक्ड, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। इसकी डायमीटर कितने हो गई, 30 नैनोमीटर। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाया, सोलेनॉइड। क्या कहलाया ये, सोलेनॉइड। अब सुनेगा ध्यान से, बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं सर आप पहले सेल में पढ़ाए थे कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग सोलेनॉइड में बता दिए थे, और यहाँ न्यूक्लियोसोम बता रहे हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है, बात सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक सिंगल न्यूक्लियोसोम है, एक सिंगल न्यूक्लियोसोम कभी भी बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा नहीं दिखेगा। धागे में मोती एगो थोड़ी होता है, धागे में मोती जैसा पूरा स्ट्रक्चर, ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। तो दिखेगा क्या, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये सिंगल न्यूक्लियोसोम नहीं है, दिस इज चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। और ये दिखता है आपका कैसा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा। ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दिखता है आपका बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा। जब मैं सेल पढ़ा रहा था, डीएनए पैकेजिंग पढ़ा रहा था, उस टाइम में ये स्ट्रक्चर बताया नहीं था आपको, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये स्किप कर दिया था मैंने, और डायरेक्ट आ गया था मैं सोलेनॉइड पे, और उस टाइम में सोलेनॉइड में लिख दिया था क्या, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अब मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में क्या टिक करना है। अगर एग्जाम में आ जाए बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऑप्शन में हो न्यूक्लियोसोम और ऑप्शन में हो सोलेनॉइड, आंसर इज न्यूक्लियोसोम। लेकिन अगर ऑप्शन में न्यूक्लियोसोम मतलब ऐसा लिखा हो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, नॉट सिंगल न्यूक्लियोसोम, सिंगल न्यूक्लियोसोम, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो आंसर इज चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। मगर ऑप्शन में चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम कहीं हो ही नहीं और सोलेनॉइड हो, तब आप सोलेनॉइड को मारेंगे, क्योंकि अगर आप इस लूप को खोल के देखेंगे डिटेल में तो वो भी आपको धागे में मोती जैसा दिख जाएगा। लेकिन इनफैक्ट एक्चुअल में धागे में मोती जैसा स्ट्रक्चर कौन दिखता है, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये ऑप्शन में नहीं हो तब आप मारेंगे सोलेनॉइड। मगर मैं फिर बोल रहा हूं, मोर करेक्ट आंसर इज चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, लुक्स लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे धागे में मोती बिन दिया है। कितना को बात समझ में आ गई, आंसर कैसे मारेंगे एग्जाम में। क्लियर, चलिए निशा समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा सोलेनॉइड। मैंने क्या बोला, सोलेनॉइड में अभी भी H1 के बीच में क्या चल रहा है, अट्रैक्शन। अब तक हिस्टोन प्रोटीन ने जितना अट्रैक्शन करना था कर लिया है, H1 जितना कंडेंस्ड करना था कर लिया है। लेकिन अब अगर और कंडेंस्ड करना है तो एक लाठी लाओ यहाँ पे, हाँ एक एक्सिस लाओ, एक लाठी लाओ, ऐसा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एक्सिस लाओ कोई प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है, और उस प्रोटीन के चारों ओर इस सोलेनॉइड को और फोल्ड करो। ये सोलेनॉइड है ना, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, इसको फोल्ड करो और इसके चारों ओर ऐसे ऐसे लिपटाओ। कितनों को बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक एक्सिस लाओ, एक एक्सिस लाओ, और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो जाली जैसा है, हम लूप लूप बना के उसको अब मोड़ के इसके चारों ओर ऐसे ऐसे लिपटाओ। अब उसमें ना जाने कई सारे लूप आ जाएंगे, समझ रहे मेरी बात,
कितने लोग समझ रहे हैं ये यहाँ पर पैकेजिंग कैसे चल रहा है? मतलब और पैकेजिंग चलेगा, और बढ़िया पैकेजिंग, और यहाँ पर ये चीजें और ऐसे कंडेंस होती चली जाएगी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कंडेंस होती चली जाएगी और इसकी डायमीटर उससे भी बड़ी हो जाएगी। यस, और इसकी डायमीटर हो जाएगी आपकी 300 नैनोमीटर। कितनी हो जाएगी? 300 नैनोमीटर। और यहाँ पे जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन मैं बता दूं बच्चों, एक खास प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम है एसके फोल्ड। क्या नाम है इसका? एसके फोल्ड। बच्चों ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसीलिए इसको नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। हिस्टोन नहीं है इसलिए इसको बोला नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन नाम है इसके फोल्ड। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर तैयार हुआ, इसका नाम है सुपर सोलेनॉइड। क्या नाम है? सुपर सोलेनॉइड। इसी को बोलते हैं लूप्ड डोमेन। लूप्ड डोमेन इसी को बोलते हैं, मतलब लूप वाला पार्ट को और जोड़ जाड़ के एक जगह इकट्ठा कर दिया। मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर सोलेनॉइड के बाद फर्दर पैकेजिंग और करना है तो आपको एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन लाना पड़ेगा जिसका नाम है स्कैफोल्ड। वो एक्सिस प्रोवाइड करेगा और फर्दर पैकेजिंग चलेगा, फाइनली सुपर सोलेनॉइड बनेगा। सुपर सोलेनॉइड सभी को क्लियर? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। सुपर सोलेनॉइड कंडेंसेशन अभी रुका नहीं है, अभी और चल रहा है। ये कंडेंसेशन जो ये पार्ट हुआ है, इसमें अभी और कंडेंसेशन होगा। फाइनली डायमीटर बढ़ती जाएगी और ऐसा एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का डायमीटर अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका डायमीटर 700 नैनोमीटर हो चुका होगा। यस, हाँ, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को जहां 700 नैनोमीटर हो चुकी है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अब आप क्रोमेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड बोलेंगे। और ऐसा ऐसा दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऐसा दो क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाता है। एक क्रोमेटिड ये वाला हुआ और एक क्रोमेटिड ये वाला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गैप दे दिया बीच में, ये गैप होता नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, लीजिए मैं मिटा देता हूँ यार, नहीं तो आप बोलोगे। देखिए इस तरीके से एक हिस्टोन है और एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाते हैं। ये एक क्रोमेटिड और हो गया। ठीक है, इसका भी डायमीटर कितना है? 700 नैनोमीटर। अब आप बताओ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ज्योति, यहां से यहां तक वाला ये पूरा स्ट्रक्चर, इसकी डायमीटर कितनी होगी? सर 1400 नैनोमीटर। 1400 नैनोमीटर वाले डायमीटर जो वाली जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रही है, इसको आप बोलोगे क्रोमोजोम। क्या बोलोगे? क्रोमोजोम। कुछ नहीं भाई, सिंपल है। उस डीएनए को पैक्ड करके फाइनली क्रोमोजोम बनाया गया है। फिर बोल रहा हूं, उस डीएनए को पैक्ड करके फाइनली क्रोमोजोम बनाया गया है। ठीक है, क्रोमोजोम कैसे बनता है डीएनए से पैक्ड होके, ये बात सभी को समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए सभी को। कुछ नहीं, आपको बस स्टेप याद रखना है, बाकी तो पैकेजिंग करा ही लोगे। सबसे पहला स्टेप, कंडेंसेशन का पहला लेवल न्यूक्लियोसोम। कंडेंसेशन का अगला लेवल सोलेनॉइड। आप चाहो तो बीच में चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम ला सकते हो। चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम से ही सोलेनॉइड बनेगा आगे। अगला लूप्ड डोमेन, सुपर सोलेनॉइड। अगला क्रोमेटिड। अगला क्रोमोजोम। मैं आपको बताऊं बच्चों एक बात, जो ये चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम है ना, यूक्रोमेटिन, अभी एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, वो इसी फॉर्म में मिलता है। यूक्रोमेटिन इसी फॉर्म में मिलता है। अरे क्या हो रहा है भैया, यूक्रोमेटिन इसी फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में?
चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम। और एक बताऊंगा मैं अभी आपको, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन मिलता है सुपर सोलेनाइड फॉर्म में। ये कभी कभी भूत डरता है इसको। हेटेरोक्रोमेटिन, अभी मैं इन दोनों वर्ड को समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। बस आप तो बस अभी फिलहाल इतना समझ लो भाई कि सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनता है, देन चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, देन सोलेनॉइड, देन सुपर सोलेनॉइड मतलब लूप डोमेन, देन क्रोमेटिड एंड देन क्रोमोसोम। और डायमीटर 10 नैनोमीटर, ये भी 10 नैनोमीटर की एक चेन बनी, 30 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर और फाइनली 1400 नैनोमीटर की एक स्ट्रक्चर बनी जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। कितनों को समझ में आ गया डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है? ऐसे होता है भाई साहब डीएनए का पैकेजिंग। अब समझिए, मैं जो कल बात एक बार समझा रहा था आपको, एक बार सिंपल में समझाऊं, मैं सिंपल में समझाऊं, आ जाओ जल्दी से। एक ऐसा सेल जो अभी डिवाइड नहीं कर रहा है मगर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन रखता है, वो सेल को हम लोग बोलते हैं क्वेसेंट सेल। क्या बोलते हैं? क्वेसेंट सेल। वो सेल अभी जीनोट में है। ये सेल साइकिल की एक स्टेज है। जब वो डिवीजन करना स्टार्ट करेगा तो पहले वो G1 में आएगा, देन वो S फेज में आएगा, देन वो G2 में आएगा, देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। सेल डिवाइड कर गई, दोबारा डिवाइड करना है तो करेगी, नहीं करना है तो जीनोट में चले जाएगी। और अगर जो सेल परमानेंटली डिवीजन से बाहर जा चुकी है, वो कभी अब डिवीजन नहीं करने वाली है, कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन खो चुकी है, तो उसको आप बोलते हो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल। मतलब वो अपना एक खास फंक्शन को करने चली गई है, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल। और जो सेल मरने वाली है, एज हो चुकी है उसकी, उसको बोलते हैं सेनेसेंट सेल। SENSECENT, सेनेसेंट सेल। ठीक है, सुनेगा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं। चाहे हो जीनोट सेल, चाहे हो टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल, चाहे हो सेनेसेंट सेल, यहां पर जो आपका डीएनए पाया जाता है सेल के अंदर, वो पाया जाता है चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में। किस फॉर्म में? चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में, या सोलेनॉइड के फॉर्म में, या सोलेनॉइड के फॉर्म में। यहां पर भी या तो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में, या तो सोलेनॉइड के फॉर्म में। यहां पे भी सेम, या तो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में मिलेगा, या तो सोलेनॉइड के फॉर्म में डीएनए मिलेगा। डीएनए अकेला नहीं मिलता है, इस तरीके से मिलेगा, ध्यान दीजिए, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये कहां कहां बताया मैंने, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला अगर कोई क्वेसेंट सेल है, अभी डिवाइड नहीं कर रही है लेकिन कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन है, तो उसको मैंने बोला क्वेसेंट सेल, वहां ऐसा मिलेगा। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल या सेनेसेंट सेल। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड ऐसा सेल है जो भी वर्क कर रहा है, अच्छा सेल है, लेकिन अब वो डिवीजन की प्रॉपर्टी परमानेंटली खो चुका है, फंक्शनली मैच्योर हो चुका है। सेनेसेंट सेल, उसका एज आ चुका है डेथ के लिए। उन सभी के अंदर सेल में जो ये सेल है, मान लिया जाए ये सेल है, और सेल में जो न्यूक्लियस है, अंदर में न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो मिलेगा आपको वो इसी फॉर्म में मिलेगा, सोलेनॉइड के फॉर्म में। या तो आप जानते हैं सोलेनॉइड कैसा था, अभी मैंने आपको दिखाया था इस टाइप से। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया था अभी सोलेनॉइड का, उसी टाइप से मिलेगा। अब बात करते हैं किसकी, G1, S और G2। ध्यान दीजिएगा, G1 हो या S हो या G2 हो, इन तीनों के दौरान ही, इन तीनों के दौरान भी सेल के अंदर डीएनए उसी फॉर्म में दिखेगा जैसे G0 में दिखता था, मतलब चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में ही दिखेगा। ठीक है, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम या सोलेनॉइड के फॉर्म में ही दिखेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही और यहाँ पे भी ऐसा ही। यहां तक अगर सभी को समझ में आ गया हो, जो सेल पढ़े मेरे से वो कनेक्ट कर पा रहे हो, और जो नहीं पढ़े हैं, सिंपल बातें मैंने करी है। इतना बात क्या आप याद रख सकते हो, किस स्टेज में कौन सा डीएनए का पैकेजिंग पाया जाएगा? सभी लोग हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए, अब आया प्रोफेज।
प्रोफेज में फर्दर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। क्या बोला मैंने? प्रोफेज में फर्दर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। फर्दर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। प्रोफेज में फर्दर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद मेटाफेज में आके क्रोमोजोम बन जाता है। मेटाफेज में क्रोमोजोम बन जाता है। इस दौरान कंडेंसेशन कंटिन्यू रहता है। एनाफेज में भी क्रोमोजोम ही पाया जाता है। अब ये बस आप इतना याद रखो, अंतर क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप मेरा सेल वाला वीडियो देखोगे। उसके बाद जब टीलोफेज आता है तो अगेन यहाँ क्रोमेटिन बन जाता है, मतलब कि वही या तो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम या तो सोलेनॉइड, या तो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम या फिर सोलेनॉइड बन जाता है और यहाँ पर भी उसी फॉर्म में मिलता है। ये बात कितनों को समझ में आ गया? जो सेल पढ़े वो कनेक्ट कर लिए होंगे, जो सेल नहीं भी पढ़े, क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? किस दौरान डीएनए का कौन सा लेवल में पैकेजिंग प्रेजेंट रहता है? इसका मतलब मैं आपसे पूछूं नॉर्मली सेल के अंदर डीएनए किस फॉर्म में पाया जाता है? आंसर इज या तो चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम या तो सोलेनॉइड। नॉर्मली सेल के अंदर क्या नॉर्मली सेल के अंदर क्रोमोजोम मिलता है? नहीं, क्रोमोजोम तो केवल और केवल मेटाफेज के दौरान ही मिलेगा। मतलब जब सेल डिवीजन करने जाएगी क्रोमोजोम तभी मिलेगा। इसलिए बोलते भी हैं क्रोमोजोम का अगर स्टडी करना है तो डिवाइडिंग सेल को स्टडी कीजिए। क्रोमोजोम का शेप पता करना है तो मेटाफेज में जाइए। क्रोमोजोम का नंबर पता करना है तो मेटाफेज में जाइए। जो भी चीज क्रोमोजोम से रिलेटेड स्टडी करना है मेटाफेज में जाइए। हाँ, शेप को प्रॉपर्ली स्टडी करना है तो एनाफेज में। ये बात मैं सेल में बताया हूँ। कुल मिला के डीएनए पैकेजिंग के बारे में मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ, जो भी बातें होनी चाहिए। कितनों को समझ में आया डीएनए पैकेजिंग? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। डीएनए पैकेजिंग के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी है। निशा कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो देखिए आपको नोट्स में कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उसको इलोबरेट कर सकते हैं। डायग्राम का सीक्वेंस में फोटो लीजिए जल्दी से, 1 2 3 क्लिक। 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 ये बात आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सेल में ये बातें ऐड की हुई है, चाहे तो आप अपने इस नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं, यहां मैं आपको एक बात बता रहा था। सेल के अंदर आप गौर कीजिए, पैकेजिंग में मेन रोल किसका है? हिस्टोन प्रोटीन का। गौर कीजिए, ये हिस्टोन ऑक्टामर है ना, इसके साथ यहाँ पे नॉन हिस्टोन सॉरी हिस्टोन में H1 आएगा ना एक। तो सेल में पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? जल्दी बोलिए। सेल में पैकेजिंग में हेल्प करता है हिस्टोन। लेकिन आप गौर कीजिए, यहाँ पे एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आया है, स्केफोल्ड। ये भी पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हाँ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन नहीं है, लेकिन ये पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है। कोई दिमाग लगा के बता सकता है क्यों? सोलेनाइड लेवल के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन को भी बुलाना पड़ा हो भाई पैकेजिंग में हेल्प करो? ऐसा क्यों? चलिए, आप लोग नहीं सोच पा रहे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप गौर कीजिए, जब नॉर्मली सेल पाया जा रहा है तो सोलेनाइड के फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। जी नॉट में भी सोलेनाइड के फॉर्म। एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, सभी को पता होगा डीएनए रेप्लिकेशन। और उस दौरान एक ही क्रोमेटिन के अंदर डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। मतलब एक ही सोलेनाइड जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सोलेनाइड है ना, इस सोलेनाइड के अंदर डीएनए डबल हो जाता है। हाँ, डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। तो अब जब ये डीएनए डबल हो गया, एक ही सोलेनाइड के अंदर डीएनए डबल हो गया, हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया वहीं पर। तो अब चीजों को और कंडेंस करने की जरूरत पड़ी कि भाई आप जो एक नया बने हो, आपको मैं एकदम अलग सा एक स्ट्रक्चर बना के देता हूं, और जो मैं पहले से हूं मैं एक अलग सा स्ट्रक्चर बन के अलग हो जाता हूं। इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, पैकेजिंग और चलता रहा, और फाइनली आके आप देखिए क्या हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, और दोनों के अंदर जो डीएनए है सेम डीएनए है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन से जो डीएनए बना है वही डीएनए इसमें आया दोनों में।
इसका मतलब जब एस फेज के बाद, मतलब एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, उसके बाद डीएनए का कंटेंट जब डबल हुआ तो पैक्ड करके तो अलग अलग सेम स्ट्रक्चर बना के अगर अलग कर दें तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, दिक्कत नहीं आएगा सेल को। इसीलिए उस टाइम हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन को भी बुलाया गया कि आप आइए और आप एक एक्सिस बनाइएगा और आपके एक्सिस के चारों ओर हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरे स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे और एक्सिस आप बीच में हो, आप बीच में रह जाना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस के चारों ओर इस टाइप से दो दो स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्रोमेटिड कहलाएंगे, और दोनों स्ट्रक्चर को बीच में सेंटर पे एक जगह जोड़ देंगे, एक जगह जोड़ देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहलाएंगे। इसी वजह से नॉन हिस्टोन प्रोटीन ने एस फेज के बाद पैकेजिंग में फर्दर हेल्प किया। मतलब सोलेनाइड के बाद अगर पैकेजिंग होना है तो हायर लेवल की पैकेजिंग है, और उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मदद कर रहा है। कितनों को हमारी बातें पल्ले पड़ गई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कितनों को हमारी बातें पल्ले पड़ गई? बस खेल एस फेज का, ठीक है। चलिए, ये बातें आपसे कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको बताया, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में एनसीईआरटी ने इसको लिखा है एनएचसी। क्या लिखा है? एनएचसी, नॉन हिस्टोन। एनएच का मतलब नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी प्रोटीन। बच्चे ये 3 प्रकार का होता है। हाँ, ये 3 प्रकार का होता है। यस, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है एंजाइमेटिक, और एक होता है रेगुलेटरी। क्या होता है? रेगुलेटरी। जो सेल में बच्चे पढ़े हैं क्या वो बता सकते हैं तीनों का एग्जाम्पल जल्दी? क्या पढ़ा आपने सेल में? वहां पे मैंने नॉन हिस्टोन प्रोटीन का तीनों का एग्जाम्पल बताया था। एसके फोल्ड, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, सबको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। और इधर एक बता रहा हूं अभी, HMG, हाई मोटिलिटी, हाई मोटिलिटी ग्रुप, हाई मोटिलिटी ग्रुप प्रोटीन। समझिएगा तीनों का काम। देखिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, पहले मैं आपको बता दूं कि ये एसिडिक नेचर का होता है, हिस्टोन के जैसा नहीं होता ये, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। और ये डीएनए में इसका स्लाइट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सम इट्स सम अमाउंट, इट्स सम अमाउंट प्रेजेंट इन प्रेजेंट अलोंग विद डीएनए। डीएनए के साथ इसका कुछ ही अमाउंट प्रेजेंट होता है, ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप जान रहे हैं एसिडिक है, पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ, लेकिन कुछ अमाउंट होता है। जैसे एक होते हैं स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जिसका नाम है स्कैफोल्ड। इसका रोल अभी आपने देख लिया है, देखो इसका रोल अभी आपने देखा ना जी, ये देखो एक्सिस प्रोवाइड कर रहा है, देख लिए। तो स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन का रोल सभी को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। अगला एंजाइमेटिक, देखिए ये जो डीएनए है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो डीएनए है ना, ये जब डीएनए रेप्लिकेशन किया है ना, इस रेप्लिकेशन में कई सारा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है, कई सारा। इसमें डीएनए पॉलीमरेज भी है, आरएनए पॉलीमरेज भी है। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज भी है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब भी आरएनए पॉलीमरेज आता है, आरएनए पॉलीमरेज सब तो आना ही है। कुल मिला के ये पूरा प्रोसेस भी हम आगे पढ़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सब पढ़ेंगे आगे। कुल मिला के ये समझिए, जहां डीएनए है वहीं पर अगर डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है या ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो यही एंजाइम तो काम आएंगे यार।
आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज वगैरह। तो ये कैसा एंजाइम है? ये मतलब कि रेप्लिकेशन कराने वाला है या ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला एंजाइम है। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ये हिस्टोन तो नहीं है, तो ये कैसे है? नॉन हिस्टोन। रोल क्या है इसका? या तो ट्रांसक्रिप्शन या तो रेप्लिकेशन कराने में हेल्प करना। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन है, मतलब इसका भी कहीं ना कहीं रोल है, डीएनए के साथ सम अमाउंट प्रेजेंट है, रोल है इसका। कितनों को ये समझ में आ गया क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? समझ में आया तो बोलना है। सर फिर से बता दीजिए एक बार। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है और डीएनए पॉलीमरेज है, इन दोनों का रोल डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, जो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। और डीएनए जो यहाँ पर रेप्लिकेट किया है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना एस फेज में यही डीएनए क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। तो उसमें इन दोनों का रोल आया होगा कि नहीं आया होगा? इन दोनों का। तो वो तो डीएनए के साथ ही होगा ना, जाके बाइंड करेगा तब ना वो डीएनए के साथ अटैच होगा, तब ना वो रेप्लिकेशन कराएगा, तब ना डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये उसके साथ प्रेजेंट तो है ना। अब बोले समझ में आया ये बात? यस सर। और ये नॉन हिस्टोन है, क्योंकि हिस्टोन नहीं है इसलिए नॉन हिस्टोन है। हिस्टोन जैसा इसके पास अमीनो एसिड नहीं होता है। अगला रेगुलेटरी। देखिए रेगुलेटरी में क्या होता है? जीन का ऑन और ऑफ मैकेनिज्म होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा। पूरे चैप्टर जब लास्ट होगा तब पढ़ाऊंगा। जीन का ऑन ऑफ मैकेनिज्म होता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जीन के ऑन ऑफ मैकेनिज्म, जीन क्या पार्ट ऑफ डीएनए, ऑन ऑफ मैकेनिज्म में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं उसको एक साथ बोलते हैं हाई मोटिलिटी ग्रुप प्रोटीन। तो एक बार बताइए, यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डीएनए का कुछ सेगमेंट जो जीन कहला रहा होगा, उसको भी ऑन ऑफ किया जाता है। यहाँ पे ऑन ऑफ का मैकेनिज्म यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप इतना ध्यान रखिए कि जीन ऑन ऑफ होता है, वर्क करना और करना नहीं करना, ये होता है रेगुलेशन, उसका जीन ऑन ऑफ मैकेनिज्म। और इसके लिए जो प्रोटीन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एचएमजी प्रोटीन, हाई मोटिलिटी ग्रुप प्रोटीन, ये रहा। और वो भी एक प्रकार का नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। कुल मिला के ये तीनों नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ सम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब बोलिए कितनों को समझ में आ गया बात? समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक जल्दी से। यहाँ तक ले चुके थे, ये लीजिए जल्दी जल्दी से। ले लिए? अब सुनिएगा ध्यान से। अब आपको दो वर्ड सुनने को मिलेगा। एक वर्ड सुनने को मिलता है क्रोमोजोम, एक वर्ड सुनने को मिलता है क्रोमेटीन। ठीक है, एक वर्ड क्या है? क्रोमेटीन, और एक वर्ड क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के बारे में तो आप समझ चुके हैं, अरे इसके बारे में तो आप समझ चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा सर क्रोमेटीन क्या होता है, वो कहाँ मिलता है? तो देखिए अभी मैंने आपको बोला था ना, न्यूक्लियोसोम लेवल चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम बोला था, याद है? चेन ऑफ न्यूक्लियोसोम, वहां पर जो धागा मिलता है ना, मतलब वहां पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ना, जो थ्रेड में मोती बिना हुआ है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटीन बोलते हैं। ठीक है, और वही जब आगे कंडेंस होता है तो सोलेनोइड बनता है, सुपर सोलेनोइड बनता है, क्रोमेटिड बनता है, और फाइनली क्रोमोजोम बनता है। तो अगर आपको क्रोमेटिड दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे? ऐसे देखना ध्यान से, ये डीएनए दिखा दोगे। ये डीएनए हेलिकली बॉन्डेड डीएनए इस टाइप से नहीं, मतलब इसमें आपको मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब ये क्या है, यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या है, ये सोलेनोइड स्ट्रक्चर में अगर मैं दिखाऊं तो ये एक एक क्या है? न्यूक्लियोसोम है, अगर ये सोलेनोइड है तो। और अगर सोलेनोइड नहीं है तो ऐसे दिखा दो आप, और बीच बीच में क्या जोड़ दो? एक एक हिस्टोन ऑक्टामर जोड़ दो, कई सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कुल मिला के ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्रोमेटीन है, बस। लेकिन जब मैं आपसे बात करूंगा क्रोमोजोम के बारे में तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, और उसके अंदर वो डीएनए वाला पार्ट होगा ऐसे। ठीक है, उसके अंदर होगा वो, उसके अंदर होगा वो, यस। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका क्रोमेटीन,
और ये वाला पार्ट हो गया क्रोमोजोम। कुल मिला के आप ये बोलो ये लेस कंडेंस्ड पार्ट है, ठीक है, ये लेस कंडेंस्ड पार्ट है और क्रोमोजोम मोर कंडेंस्ड पार्ट है। बस इतना बात पता होना चाहिए और इसी से बनेगा क्या, क्रोमोजोम। हाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहां तक क्रोमेटिन में एक ही डीएनए है, लेकिन एक क्रोमोजोम में 2 डीएनए है। ये बात कितनों को समझ में आ गई? ये बात कितनों को समझ में आ गई? आप देख लो यहाँ पे, देख लो सोलेनाइड तक, देख लो यहाँ तक एक ही डीएनए। यहाँ के बाद जब रेप्लिकेशन होगा तब तो सुपर सोलेनाइड बनने लगेगा ना। यहाँ के बाद तो इसी में रेप्लिकेशन होगा तो तब तो सुपर सोलेनाइड बन जाएगा। अभी रेप्लिकेशन हुआ थोड़ी है, होगा तो सोलेनाइड से सुपर सोलेनाइड बन जाएगा। यहाँ तक क्रोमेटिन, यहाँ तक पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन, नॉर्मली सेल में यही पाया जाता है, नॉर्मली सेल में यही पाया जाता है। और इसी को ढूंढा था किसने? फ्लेमिंग ने। यस, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये क्रोमेटिन को किसने देखा था? साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्रोमेटिन के बारे में और भी बातें। आइए जल्दी से, 7 मिनट समय हो जाएगा। क्रोमेटिन के बारे में देखिए, क्रोमेटिन जो होता है 2 प्रकार का होता है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। हाँ, एक होता है यूक्रोमेटिन, ठीक है, और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। इसके बारे में डिटेल अंतर बताए हुए वहां पे सेल में, यहाँ पे भी बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट डीएनए का इस तरीके से पैक्ड हुआ, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से पैक्ड हुआ कि इस टाइप का लूपिंग है, ठीक है, और एक इस टाइप से हुआ, ध्यान दीजिएगा, तब बोलिए इस पार्ट में, अच्छा ऐसा ही पूरा पैकेजिंग हुआ है। चलिए इस पार्ट में आपको क्या लग रहा है? ये लेस कंडेंस है कि नहीं है ना? ये मोर कंडेंस है कि नहीं है ना? इसमें आप गौर कीजिए, अगर ये लेस कंडेंस है तो इसमें डीएनए का कम पोर्शन आया कि नहीं आया? लेस डीएनए है कि नहीं है? ये मोर कंडेंस है, जिसमें डीएनए का ज्यादा पोर्शन आया होगा कि नहीं आया होगा? मोर डीएनए है इसके पास। ये लेस कंटेंट है डीएनए का, तो हिस्टोन प्रोटीन भी तो कम ही होगा। यहाँ पे हिस्टोन कम है, यहाँ हिस्टोन ज्यादा है। ये तीनों डिफरेंस सभी को समझ में आएगा, ध्यान रखिए जल्दी से। यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में, यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन में ये बात समझ में आ गया तो जल्दी ध्यान रखिए। चलिए अब मैं बता रहा हूं, एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, उन्होंने एक डाई यूज किया था जिसका नाम है एसिटोकार्मीन। एसिटोकार्मीन ये एक प्रकार का बेसिक डाई है, कलर देने वाला एजेंट है, बेसिक डाई है एसिटोकार्मीन। इन्होंने क्या किया, सेल में, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट मिल रहा है उस पर उन्होंने डाला एसिटोकार्मीन। तो रीवा बताएगी यहाँ पे डीएनए लेस कंडेंस है, यहाँ एसिटोकार्मीन डीएनए में ज्यादा ट्रैप होगा कि कम ट्रैप होगा? जल्दी रीवा। रीवा मीटिंग से बाहर है क्या? हाँ रीवा मीटिंग से बाहर हो गई है, पता नहीं क्यों। निशा बताओ, यहाँ पे ज्यादा ट्रैप होगा एसिटोकार्मीन या कम? कम होगा। और यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, एसिटोकार्मीन क्या करता है, एक बेसिक डाई है, डीएनए एसिडिक है, वो दोनों आपस में रिएक्शन करता है और कलर दे देता है, तो उसकी वजह से वो पूरा पार्ट कलर दिखने लगता है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट कलर आया होगा वो लेस कलर्ड होगा, फीका होगा। ये ज्योति बोलेगी, यहाँ पे जो भी पार्ट कलर हुआ होगा वो लेस कलर्ड होगा या मोर कलर्ड होगा, मतलब फीका होगा या गहरा होगा? सर लेस कलर्ड होगा, मतलब लाइट कलर होगा। यस। और यहाँ पे जो भी होगा वो डार्क कलर होगा, बोलिए। तो जब आप स्टेन करेंगे एसिटोकार्मीन से तो जो यूक्रोमेटिन है वो लाइट कलर देगा और ये डार्क कलर देगा, इसलिए यूक्रोमेटिन को बोलते हैं लाइट कलर्ड और इसको बोलते हैं डार्क कलर्ड। क्योंकि ये लेस कंडेंस्ड है तो यहाँ ज्यादा एसिटोकार्मीन नहीं आ पाया, लाइट कलर दिया। ये मोर कंडेंस्ड है, एसिटोकार्मीन ट्रैप हुआ बढ़िया से तो कलर दिया। ये बात सभी को समझ में आ गया? जल्दी साथ खड़ा करिए जल्दी से। अगला पार्ट, अब आप बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी मैंने आपको 2 बातें बोली ना, एक तो मैंने आपको बोला डीएनए रेप्लिकेशन और एक मैंने आपको बोला ट्रांसक्रिप्शन,
क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं आपसे बात करूं डीएनए रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, ध्यान रहे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ध्यान रहे डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों के दौरान ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को खुलना पड़ता है, तब जाके होता है डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो अब बोलो निशा, जहां पर लाइटली कलर पार्ट है, मतलब कि यूक्रोमेटिन है, वहां पर स्ट्रैंड को खुलना आसानी है या मुश्किल है? जल्दी बोलो। आसान। आसान है, मतलब वहां डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों क्या होगा? इजी होगा, मतलब फास्ट होगा। क्लियर? जहां यूक्रोमेटिन वाला पार्ट है, ज्योति बोलेगी, वहां पर दोनों स्ट्रैंड का खुलना मुश्किल है या टफ है? टफ होगा। टफ है। तो इसका मतलब वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही नॉट इजी, इजी नहीं होगा। कई बार तो पता क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं जो अब करते ही नहीं है ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन, करते ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्पररी हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करते हैं, इस मीटिंग में हो नहीं पाएगा। हेटेरोक्रोमेटिन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी बेसिक बात यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में, क्या सभी को बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो जल्दी बोलिए आप। नवीन, एनी डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर, सर स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा सा पीछे ठीक है की ठीक है, तरफ। जल्दी बोलिए। अतीक, एनी डाउट? नो सर। निशा? नो सर। इरहान? चले यहां से वहां जल्दी से जल्दी लीजिए। 1 2 3 क्लिक, 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 1 2 3 क्लिक। छूट गया तो मैं बैक कर रहा हूँ, मीटिंग खत्म हो जाएगा अपने आप।